हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 2। आप लोग भी मेरे साथ रिवाइज करिए। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट किया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, करेक्ट? व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिनोटेड बाय? यस, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। बच्चों मुझे बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? Yes, it is the number of moles of the electrolyte dissociated upon the number of moles of electrolyte initially present. Now, definitely अगर हम लोग इसकी बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइन किया जाता है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो अल्फा का वैल्यू जीरो होगा किसके लिए? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू हमेशा 1 होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इट इज वेरी मच लेस देन 1 बिकॉज इट इज पार्शियली डिसोसिएटेड। हम लोगों ने इसके बाद डिस्कस किया था ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जिसमें हमने पढ़ा था केडी या फिर के आई, दैट इज के डिसोसिएशन या फिर के आयनाइजेशन, विच डिपेंड्स ओनली ऑन, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया उसको बेटा, यस, टेम्परेचर। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड इट इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा का वैल्यू 10% से कम है तो हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, देन kd विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर c एंड अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ c एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ v। अगर हम लोग किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते जाते हैं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा वो भी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइटली डाइल्यूट करने से वो क्या बन जाता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वो भी पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाता है। तो अल्फा का वैल्यू भले वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, वो हमेशा कितना होगा? 1 होगा एट डैश डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसमें सबसे पहले पढ़ा था हमने नेचर ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो रहा है। अगर पोलर है तो ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा और अगर नॉन पोलर है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। दूसरा डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा रहेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम रहेगा। एंड देन कम टू सॉल्वेंट, सॉरी, सॉल्वेंट में दो टाइप है, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा रहेगा और नॉन पोलर रहेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम रहेगा। फिर हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले मैंने बोला था जैसे जैसे आप सोल्यूशन को क्या करते जाओगे? डाइल्यूट करते जाओगे, वैसे वैसे उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या था? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ेगा। लास्ट में हमने पढ़ा था प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस, मिनिमम 2 इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए। उसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी, केस 1 में कॉमन आयन इफेक्ट और दूसरा हमने पढ़ा था ऑड आयंस, राइट? कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होगा? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था बड़ा पाव वाले का, ठीक है? तो इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस एंड दिस डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ weak electrolyte in the presence of a strong electrolyte having at least one ion common is known as what? Common ion effect, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा था odd ion effect में जैसे H+ होगा और OH-, तो बेसिकली वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, इस वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा। ना स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। बेसिकली हमारे सिलेबस में 3 थ्योरीज है एंट्रेंस के सिलेबस में, आर्नियस थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एंड लास्ट में आता है लुईस थ्योरी। तो आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ फर्स्ट थ्योरी एकदम डिटेल में विद इट्स लिमिटेशन सिखाऊंगा, दैट इज आर्नियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के समय एक फॉर्मूला दिया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी आयन ऑफ अ डैश इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, ये दोनों के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, बट जनरली हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज कर रहे हैं इसको, अल्फा इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यूज किया था, राइट? अभी इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है, भले इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आए बट इस कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा आगे हमको, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेंगे। तो इस वजह से पहले हम लोग थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस इसके ऊपर देख लेते हैं, ताकि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमको ये इजी लगे, ठीक है? चलो लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल। इमेजिन करो हमारे पास में HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है? सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो हमारे पास में HCl एक्वस है
और वो है बच्चों 2 मोलार। कितना मोलार है? 2 मोलार। तो HCl सबको पता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड विल अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब डेफिनेटली अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो H+ बनेगा एक्वस और Cl- भी बन जाएगा क्या बच्चों? एक्वस बन जाएगा। तो अभी अगर हम बात करें, ये 2 मोलर है तो ये हो जाएगा 0 और ये भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दोनों कितना हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। फिर बाद में ये कितना बचेगा? 0 बचेगा, बराबर है, क्योंकि ये कंप्लीटली क्या हो चुका है? डिसोशिएट। अभी फॉर्मूला क्या? अल्फा इंटू सी। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा कितना होता है? 1। बट सी का वैल्यू कितना है? ये कॉन्सेंट्रेशन ही है, अल्फा इंटू सी। तो अल्फा का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 2, सो 1 इंटू 2 2 मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 2 मोलर हो जाएगा। यहाँ पे भी बेटा सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, इसका भी आंसर कितना आएगा? 2 मोलर आएगा। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इफ यू टेक H2SO4 समझो, और मैंने आपको बोला है कि ये 3 मोलर है, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है कितना मोलर है? ये 3 मोलर। सो व्हेन इट डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू इट्स आयंस, तो बताइए इसका क्या आयंस बन जाएंगे? इसमें बन जाएंगे आपके 2 तो H+ आयंस, 2 तो H+ आयंस बन जाएंगे और एक बन जाएगा SO4-2। तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर है। फिर बाद में इसका वैल्यू हो जाएगा 0 मोलर। अल्फा, अल्फा का वैल्यू तो 1 है बिकॉज़ इट इज अगेन व्हिच इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनटू सी, सी का वैल्यू है 3, सो 3 मोलर इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, सो 3 2 जा 6। मैं वापस बताऊंगा, ध्यान से देखना। अल्फा का वैल्यू 1, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सी का वैल्यू 3, सो 3 इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो नंबर आगे लिखा होता है उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। सो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 मोलर हो जाएगा। एंड अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे तो आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1, सो अल्फा का वैल्यू 1, ये भी 1, तो ये कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 3 मोलर है। तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन 3 मोलर। तो अगर मैं आपको पूछ लूं therefore what is the concentration of H+ ions? Concentration of H+ ions will be 6 molar and concentration of SO4-2 will be equal to 3 मोलर। सर ये हमको कहाँ यूज आएगा? अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ मिला है तो मैं आगे के लेक्चर्स में बेटा जब pH निकालना सिखाऊंगा तो pH के लिए हमको किसकी जरूरत होती है बच्चों? H+ आयंस के कॉन्सेंट्रेशन की। तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कितना है? 6 मोलर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम लोग। से फॉर एग्जांपल BaOH ट्वाइस लिया, BaOH ट्वाइस का बेटा ये है 1 मोलर। ठीक है, अभी मैं आपको 30 सेकेंड्स देता हूँ, आप लोग बेटा वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार इसको ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिए। मैं आपको वापस बोलूँगा, इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट विल डिसोशिएट इनटू दिस कंपाउंड 2OH-। ये OH है, 20H- नहीं है, 2 क्या है? OH- है। यस, आ गया होगा सबको। ये 0, ये 0, फिर ये हो जाएगा 0, ये कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है ना, यहाँ पे कितना आएगा? अल्फा का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1 मोलर और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। तो इसका आंसर आएगा 1 मोलर। 1 मोलर हो गया और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 2 मोलर। हो गया, इजी था। सो ये हो गया क्वेश्चन बेटा, इजी वाले। एक और क्वेश्चन एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज आई गिव यू AlCl3। सर बहुत एग्जांपल हो गए किसके? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अभी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल दे दो, फिर मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो आप लोग को सॉल्व करना है। सपोज ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने आपको क्वेश्चन में बोल दिया है। ठीक है, इट इज अ डैश इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर कैसे पहचानना है? जनरली बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। ये है कॉन्सेंट्रेशन, समझो बेटा इसका दिया है वैल्यू 2 मोलर, और इसका जो अल्फा दिया हुआ है वो है 0.1, मतलब 10%। परसेंटेज में निकालेंगे तो 10% हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा। तो अभी मुझे ये बताओ, सबसे पहले ये ब्रेक होके क्या बनाएगा बच्चों? Al+3 बनाएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ Cl-। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूँ। ये सब टेक्स्ट बुक में आपको एक आध एग्जाम्पल कहीं दिखा तो दिखा, और कोई प्रॉपर ऑर्डर भी नहीं होता है। मैं आपको पूरा प्रॉपर ऑर्डर वाइज सिखा रहा हूँ विद एंट्रेंस। एक एक चीज को आपको बारीकी से समझना भी है और नोटबुक में लिखना भी है। तो अभी मुझे स्टार्टिंग में तो बच्चों ये 0 0 हो जाएगा, बट बाद में ये 0 नहीं होगा। ये 0 क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये 100% डिसोशिएट नहीं हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, हमारा फॉर्मूला था C- C अल्फा था, इसका क्या फॉर्मूला था? C- C अल्फा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? C- C अल्फा के हिसाब से
C मतलब 2, 2 माइनस 0.2 हो जाएगा, ये कैसे 2 इंटू 0.1 0.2, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 में से 0.2 गया तो 1 पॉइंट क्या आएगा बच्चों 8 मोलार बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा C अल्फा आएगा, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो अल्फा इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अल्फा का वैल्यू 0.1, 0.1 इंटू सी का वैल्यू 2, तो 0.2 हो गया दोनों को मिला के, से नहीं समझा, अल्फा का वैल्यू 0.1 इंटू सी का वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो कितना आएगा, यस अभी समझा 0.2 मोलार है ना, 0.2 मोलार। अभी अगर इसका पूछा तो सो अल्फा का वैल्यू 0.1, सी का वैल्यू 2 है यहाँ पे, और अल्फा सॉरी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये 3 2 6, 6 into 0.1 is 0.6 मोलार। सो अगर मैं आपको पूछ लूँ कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AlCl3 एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 1.8 मोलार, ठीक है ना, एंड व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al+3, Al+3 का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा एट इक्विलिब्रियम विल बी 0.2 मोलार एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- विल बी इक्वल्स टू 0.6 मोलार। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो विल टेक वन मोर एग्जांपल। इमेजिन करो हम लोगों को दिया हुआ है AgCl दिया हुआ है समझो, ठीक है, और AgCl का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलार, ठीक है, और अल्फा का वैल्यू दिया है समझो 0.01, अल्फा का वैल्यू कितना दिया है 0.01, मतलब 1% डिसोशिएट हो रहा है, तो डेफिनेटली अगर अल्फा का वैल्यू दिया है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही होगा, स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, ठीक है, Ag+NCl-, तो ये स्टार्टिंग में तो 0 0 हो जाएगा बराबर। इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं भी पूछा, हमको सिर्फ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे अल्फा इंटू सी, अल्फा का वैल्यू 0.01 मतलब 10⁻², और ये 10⁻1, वापस बोलूंगा ये 10⁻² है और ये 10⁻1 है, तो 10⁻³ हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो ये 10⁻³ मोलार, सेम है इसका भी 10⁻³ मोलार, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के भी तीन एग्जांपल लिए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के भी मैंने 2 एग्जांपल्स ले लिए। अभी हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोग सॉल्व करना क्वेश्चन। कैलकुलेट द concentration of each ion in the following. नंबर 1, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं MgCl2 जिसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.2 और अल्फा का वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू समझो 0.2 ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये सबसे पहली बात तो पूरा डिसोशिएट नहीं होगा, इट विल गिव यू Mg2 प्लस 2Cl-। बच्चों नोटबुक लेके इसको सॉल्व करो, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, पहले तो 0 0 होगा, फिर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे निकालो। दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, HClO4 कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.2 मोलर। HClO4 is known as the father of all acids, it's a strong acid, इसका तो डायरेक्टली हमको लिखना आता है। तीसरा एग्जांपल H3PO4 phosphoric acid, suppose if I give you this is as a weak electrolyte, so 3H plus PO4 3 minus, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 मोलार, अल्फा का वैल्यू भी 0.1 है। सॉल्व करिएगा ये वाला भी। उसके बाद नेक्स्ट SnCl4 कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार, अल्फा का वैल्यू 0.2, Sn plus 4Cl-।
वीडियो पॉज करके बच्चों इनको सॉल्व कर लो। पहले वीडियो पॉज करके इनको सॉल्व कर लो अच्छे से। हो गया? चलो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो फॉर्मूला एक ही याद रखना बेटा, अल्फा इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अल्फा का वैल्यू पता है हमको 0.2, सो 0.2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन 0.2, तो ये हो जाएगा 0.04 इंटू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, तो ये हो जाएगा, पहले तो 0 लिखेंगे, फिर इधर लिखेंगे 0.04 मोलार। जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन है उसका डबल इसका हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है तो 0.08 मोलार हो गया। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0.04 एंड व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-, इट इज 0.08 मोलार। हो गया, एकदम इजी था। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो अल्फा का वैल्यू बेटा हम लोग कितना मान के चलेंगे 1। फॉर्मूला एक ही रखो, भले वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अल्फा इंटू सी, अल्फा का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 0.2 है और स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 0.2 ही है। ये 0.2 मोलार है। पहले तो स्टार्टिंग में 0 होगा दोनों, फिर पूरी तरीके से जब ब्रेक हो जाएगा ये भी 0.2 और ये भी 0.2 मोलार। यहाँ पे बच्चों अल्फा का वैल्यू दिया, मतलब इट इज अ डैश इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, सो अल्फा इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अल्फा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये कितना है 0 है पहले, फिर ये 0.01 इंटू 3, 0.01 इंटू 3 0.03 मोलार, और ये हो जाएगा बच्चों अपना 0.01 मोलार। इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। अभी अगर हम बात करें अल्फा इंटू सी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो इसका आंसर आएगा 0.02 मोलार, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो 0.08 मोलार। ठीक है, लास्ट वाला तो बहुत आसान होगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, दोनों को मल्टीप्लाई 0.05, और यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों में कितना है 1 है, इसका आंसर आएगा 0.05 मोलार, और इसका भी आंसर आएगा 0.05 मोलार। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर में हम लोग को बेसिकली पढ़ना है क्या, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, ये वाला जो कंसेप्ट है वो हमको बहुत ही थोरोली आना चाहिए, बिकॉज जनरली मैंने देखा है ऑफलाइन में टीचर्स ये नहीं सिखाते, जब हम लोग डायरेक्टली सम सॉल्व करते हैं तब हम लोग को ये डायरेक्ट बताया जाता है। बट मैंने ऑफलाइन में भी आदत रखा है और ऑफलाइन में भी ये हैबिट, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ये हैबिट को रखा है कि मैं पहले ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवा देता है। इवन जो बच्चे रिपीट करते हैं, ड्रॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोगों को भी मैं ये एग्जांपल्स प्रैक्टिस करवाता हूँ, ताकि जब हम लोग सम सॉल्व करते हैं यू शुड बी वेरी मच कंफर्टेबल। जब हम लोग सम सॉल्व करते हैं तो हमको इसके कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। स्पेशली जब हम लोग एसिड्स और बेसिस के सम सॉल्व करते हैं तो हमको H+ है, OH- के आयंस की कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पे मैंने बहुत बार देखा है जब वो H2SO4 दिया जाता है या फिर CaOH ट्वाइस या BaOH ट्वाइस, ऐसे सम्स दिए जाते हैं, तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हमेशा OH- और H+ के आयंस के कॉन्सेंट्रेशन में बहुत गड़बड़ करते हैं। ये मेरा ऑफलाइन का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि ये चीजें मुझे फिर बाद में बोर्ड पे आके समझाना पड़ता है कि बच्चों ये ऐसा नहीं ऐसे करना था, तो बच्चे बोलते हैं अरे हाँ समझा, अभी समझा। वैसे आप लोगों को भी, अगर आप पहले आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हो किसी से, तो आपने फील किया होगा कि ये वाला पार्ट जनरली हम लोगों को नहीं बताया गया था। तो अभी मैंने आपको एक चीज मैंने बहुत अच्छे से क्लियर की है, क्योंकि मैं यहाँ पे भले ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ लेकिन मैं फिर भी आपको ऑफलाइन वाला ही फीलिंग दूंगा, ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स आप इसका एक बार फोटो ले लो, एंड नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस जिसमें कॉन्सेंट्रेशन का कंसेप्ट आएगा, वो आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये वाले कंसेप्ट्स को हम लोग को यूज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब आगे के लेक्चर में सम सॉल्व करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। तो स्टूडेंट्स अभी इसका एक फोटो ले लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस से। 3 थ्योरीज पढ़नी है, बट आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट थ्योरी को बहुत ज्यादा डिटेल में विद इट्स लिमिटेशन सिखाऊंगा। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू। द टॉपिक इज थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमारे पास में 3 थ्योरीज हैं। सबसे पहले हमको डिस्कस करना है आर्रेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, सेकंड इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लुईस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्रेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।
अकॉर्डिंग टू आरएनएस सबसे प्रिमिटिव और सबसे फर्स्ट थ्योरी इंपॉर्टेंट है। आरएनएस के हिसाब से एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसको अगर हम लोग पानी में डाल दें तो वो हमको H+ आयंस देगा, ठीक है। और बेस वो सब्सटेंस होता है जिसको पानी में डालने पे हमको क्या मिले, OH- आयंस मिले। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिस। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एन एसिड इज द वन, एसिड वो होता है which produces H+ ions in water, acid is the one which produces H+ ions in water। जिसको पानी में डालने से हमको क्या मिले, H+ आयंस मिले, उसी को क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं HCl। HCl को जैसे आप पानी में डालोगे, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है HCl, जैसे इसको पानी में डालेंगे इट विल गिव यू व्हाट, H+ एंड Cl-। ठीक है, एक्वस लिखा मतलब ऑलरेडी वाटर में ऐड किया हुआ है, नो नीड टू राइट वाटर ऑन द एरो। तो यहाँ पे H+ एक्वस मिल जाएगा और यहाँ पे Cl- क्या मिल जाएगा, एक्वस। तो ये बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, एसिड according to RNS। तो according to RNS an acid is the one which produces H+ ions in water and base is the one, बेस वो सब्सटेंस होता है जो प्रोड्यूस करता है OH- आयन, दैट इज हाइड्रोक्साइल आयन which produces OH- ions in water, जो वाटर में डालने के बाद क्या प्रोड्यूस करे, OH- आयंस प्रोड्यूस करे। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं NaOH को इन एक्वस फॉर्म। NaOH इन एक्वस प्रोड्यूसेस व्हाट, Na+ एंड OH-, Na+ एक्वस प्लस OH- एक्वस। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड इज द वन व्हिच प्रोड्यूसेस H+ आयंस एंड बेस इज द वन व्हिच प्रोड्यूसेस OH- आयन। ना बच्चों एक चीज याद रखना जरा कि H+ आयन जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। इसका एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस जो होता है बहुत ही कम होता है और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि बहुत छोटा है और इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो हाईली अनस्टेबल होता है। तो H+ आयन is unstable and combines with H2O to give हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन बच्चों, हाइड्रोनियम आयन। तो वो हाइड्रोनियम आयन देता है, दैट इज जिसका फॉर्मूला है बच्चों H3O+। H3O+ को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। सो व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन इज नथिंग बट H+ when combines with what, H2O it gives what, हाइड्रोनियम आयन। अगर हम बात करें हाइड्रोनियम आयन की, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, ये वाटर का स्ट्रक्चर था इस तरीके से, इसके पास में 2 लोन पेयर है, ठीक है। जब ये कंबाइन होता है एक H+ के साथ, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है एंड इट फॉर्म्स H3O+। इस तरीके से इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आता है और इसके ऊपर एक लोन पेयर भी है, तो इसका बेटा शेप क्या होता है, पिरामिडल। अभी भी हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही है बट इट इज पिरामिडल इन शेप। तो ये बेसिकली जो है एक्वस फॉर्म में H+ कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो हमेशा वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बना देता है, H3O+। और यही इसका एक ड्रॉबैक भी है। लिमिटेशन में देखेंगे तो हम लोग को बेटा यही है कि H+ तो कभी मिलता ही नहीं है बेटा, तो ये इसका एक क्या हो जाएगा, लिमिटेशन भी हो जाएगा, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें OH- की, तो OH- इज आल्सो सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, तो उसका भी बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, हाइड्रेशन होता है। बच्चों ये जो हाइड्रोनियम आयन होता है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा एंट्रेंस में और क्वेश्चन आता है, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, ध्यान देना। हाइड्रोक्सिल आयन, अगर बात करें हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की, तो ये जो हाइड्रोनियम आयन होता है वो होता है H3O+, और जो हाइड्रोक्साइल आयन होता है वो होता है
OH माइनस। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना है होता क्या है। ये जो हाइड्रोनियम आयन होता है वो बनता कैसे, H+ जो होता है इट इज अनस्टेबल ड्यू टू इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही छोटा एटम है और इसके ऊपर बेटा इतना पूरा पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इस वजह से हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अगर हम बात करें इसकी एटॉमिक जो रेडियस होती है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 होती है बेटा। एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस जो होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो ये क्या करता है, H+ जो है वो H2O के साथ कंबाइन होके क्या बना देता है, H3O+ बना देता है। और H3O+ जो होता है वो हाईली क्या होता है, स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है ना, सॉलिड स्टेट में तो बेटा H3O+ Cl- के साथ मिलके सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल भी बनाता है। तो H3O+ को ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन जो है ये भी जो है किसी और वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो सकता है। तो ये जो H3O+ है वो एक और वाटर के साथ जुड़ के क्या बना देगा, H कितने हो जाएंगे बच्चों, 5 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, H कितने हो जाएंगे 5, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे बच्चों 2। तो H5O2 भी बन सकता है। ये जो H5O2 है ये कंबाइन होगा और वाटर मॉलिक्यूल के साथ और ये बना देगा H7O3 और ये जो H7O3 है इस तरीके से कंबाइन होते जाएगा वाटर के साथ और बना देगा H9O4+। Now students, let me tell you one thing very clearly, ये नीट और जेई में बहुत बार पूछे गए हैं that अगर हम लोग ने H+ को पानी में डाल दिया तो वो कौन कौन से आयंस बना सकता है। तो H+ जो है वो कंबाइन होकर H5O2+ बना सकता है, H7O3+ बना सकता है, H9O4+ बना सकता है। तो ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, जिसमें मैं आपको एक अगर स्ट्रक्चर समझाने के लिए बना दूं तो स्ट्रक्चर ऑफ H9O4+, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर बेसिकली देखें तो हुआ क्या है, हमारे पास में जो H3O+ था उसने कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना दिया, 1 2 3। यहाँ से देखो, अगर आप ध्यान से सुनोगे ना और देखोगे बोर्ड पे तो H3O+ ने, ये H3O+ है, इसने कितने वाटर के साथ जोड़ दिया बेटा बॉन्ड, 3 वाटर के साथ। तो ये बेसिकली इस टाइप का दिखता है। यहाँ पे हमको दिखेगा OH, ये पिरामिडल शेप वाला है, लोन पेयर है और यहाँ पे प्लस है, बराबर है। और यहाँ पे जो है वाटर मॉलिक्यूल नंबर 1, ये वाटर मॉलिक्यूल नंबर 1 है। उसके बाद में यहाँ पे है वाटर मॉलिक्यूल नंबर 2, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल नंबर 3, वाटर मॉलिक्यूल नंबर 3, ठीक है। अभी क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन में डेफिनेटली ये डेल नेगेटिव होगा, ये डेल पॉजिटिव होगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है इस साथ। तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड ही बोलेंगे बच्चों। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NO-CD में हमने डिस्कस किया है ये सब। ये वाला भी एक टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये वाला भी टाइप का कौन सा बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अभी आप गिन सकते हो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑक्सीजन गिनो मेरे साथ, 1 2 3 4। और कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H9O4+। ना स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वैसे ही हाइड्रोक्सिल आयन की, तो हाइड्रोक्सिल आयन में भी हम लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है ना। हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, OH-। so when it combines with H2O, जब वो H2O के साथ कंबाइन हो जाएगा तो बच्चों बनाएगा क्या, जरा सोचो, H3 हो जाएगा और O कितने हैं, 2 हैं। सो H3O2-, ये जो H3O2- है, it can further combine with H2O and it may give H5O3-। H5O3- जो है, H5O3- when it combines with H2O it gives H7O4- and so on। तो ये जो है बच्चों वो कैसे बन रहा है, वो हाइड्रोक्सिल आयन ने वाटर के साथ क्या किया है, बॉन्ड बनाया है। हाइड्रोक्सिल आयन में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं
ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, 3 लोन पेयर बनाए तो मतलब नेगेटिव चार्ज ही है। और यहाँ पे हम लोग वाटर को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, तो वाटर के ऊपर इस हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल नेगेटिव, तो इनके बीच में इस तरीके का बॉन्ड हो सकता है। तो अगर हम देखें तो H कितना हो गया 3, O कितना हो गया 2, और इस ऑक्सीजन के ऊपर ये कौन सा चार्ज है बाय द वे, माइनस चार्ज है। तो H3 O2 और ये माइनस ऐसे दिख रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन है एंड हाइड्रोक्सिल आयन है। तो बच्चों याद रखना, भले आर्हेनियस ने बोला था कि एसिड इज द वन व्हिच गिव्स H+ आयंस when dissolved in water and base is the one which gives OH- ions when dissolved in water। तो ये बात तो सच है, नो डाउट, बट H+ रियल में देखने जाए तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और नीट और जेईई वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से आयंस बनाता है जब H+ को पानी में डाला जाता है। तो ये था आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स अगर हम बात करें, एग्जांपल्स ऑफ आर्हेनियस एसिड्स। आर्हेनियस एसिड्स में हम लोग बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें भी हमको H+ दिखने की पॉसिबिलिटी है, जैसे HF है, HCl है, HBr है, HI है, HNO3 है, H2SO4 है, एसिटिक एसिड है। भले वो वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, उससे कोई लेना देना नहीं, एसिड में H+ देने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, बस वही देखना है आपको। ये सब क्या है, एग्जांपल्स ऑफ आर्हेनियस एसिड्स। वैसे अगर हम लोग बात करें एग्जांपल्स ऑफ डैश आर्हेनियस बेसिस की, तो आर्हेनियस बेसिस में क्या देने की क्षमता होनी चाहिए बच्चों, यस OH-। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, NaOH, KOH, LiOH, BaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, AlOH थ्राइस। भले वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है ना। तो ये सब कंपाउंड्स है, ये सब कंपाउंड्स हमारे लिए क्या है, आर्हेनियस बेसिस है बच्चों। तो बेसिकली एसिड्स आर द वन व्हिच गिव्स H+ एंड बेसिस आर द वन व्हिच गिव्स OH-। अभी ये जो थ्योरी है एक इनकम्प्लीट थ्योरी है, बिकॉज बहुत सारे इसके अंदर क्या है, ड्रॉबैक्स है, इसके लिमिटेशंस है, जो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस बोर्ड पे अगर मैं आपको बोलूं वापस से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, इसके ऊपर बहुत बार एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं, और मैंने देखा है पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्क्स लूज कर देते हैं बिकॉज ये बताया नहीं जाता है, ठीक है। ये मैंने सेम एनओसीबी में भी सिखाया था, ये वाला पार्ट एनओसीबी में नहीं सिखाया था, बट ये वाला पार्ट मैंने एनओसीबी में बताया था। यहाँ पे हम लोग का दोनों का एक बार अच्छे से रिवीजन हो गया। ये आप लोग इसका फोटो ले लो। अभी हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे, लिमिटेशंस ऑफ व्हाट, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसका फोटो ले लो। Okay students, so let us discuss the last topic for the day, limitations of Arrhenius theory। Arrhenius theory के क्या limitations है, ठीक है ना। तो हम लोग ने सबसे पहला limitation तो डिस्कस कर दिया है। सबसे पहली बात तो मुझे बताओ, क्या H+ रियल में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। तो इसने तो क्या बोला था, एसिड हमेशा क्या देता है, H+। तो इसका पहला रीजन हो जाएगा, इसका पहला लिमिटेशन हो जाएगा, इट इज एप्लीकेबल टू ओनली व्हाट, एक्वस सॉल्यूशन। पहली बात तो ये जो किस सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है, एक्वस सॉल्यूशन। हमने स्टेटमेंट में पहले क्या बोला, इट द एसिड इज द वन व्हिच गिव्स H+ आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो लिमिटेशन या ड्रॉबैक नंबर 1, इट इज एप्लीकेबल टू ओनली एक्वस सॉल्यूशंस। ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे एप्लीकेबल है, एक्वस सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में चेंज कर दो तो वहां पे ये वाला थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। सो इट फेल्स टू एक्सप्लेन acidic and basic nature of substances in solvent other than water। अगर सॉल्वेंट वाटर के अलावा कोई दूसरा है तो वहां पे ये एसिडिक और बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल
इन सॉल्वेंट्स लाइक लिक्विड अमोनिया हो या कोई दूसरा सॉल्वेंट हो, जैसे लिक्विड अमोनिया के बाद अगर हम लोग बात करें लिक्विड SO2 है, अल्कोहल है, लिक्विड SO2 एंड अल्कोहल, ऐसे टाइप के सॉल्वेंट्स में ये एसिड और बेस का कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते. इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस इन सॉल्वेंट अदर देन वाटर. फॉर एग्जांपल इन सॉल्वेंट्स लाइक लिक्विड अमोनिया है, लिक्विड SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अल्कोहल है. ठीक है. इसके बाद में इसके हिसाब से बेटा ये एसिड कौन होता है जो H+ देता है, बट H+ तो हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू अर्नियस्ट कंसेप्ट ऑफ एसिड गिव्स व्हाट H+ आयंस, ठीक है ना, इन वाटर, बट H+ आयंस डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बिकॉज़ इट इज हाईली अनस्टेबल. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसिड वो होता है जो क्या देता है, H+ आयंस इन aqueous solution, बराबर है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने पहले भी बोल दिया H+ ड्यू टू हाई इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसका आयनिक रेडियस जो है 10⁻⁻15 मीटर्स के रेंज का होता है, बहुत ही छोटा है, उसके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा है, तो इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल. सो ये है अनस्टेबल और वो क्विकली कंबाइन करेगा किसके साथ, वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बना देगा, H3O+. तो बेसिकली H+ तो है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो H3O+ को ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन. और इसके आगे का भी स्टोरी हम लोग ने डिस्कस कर लिया. ठीक है. तो लिमिटेशंस तो बच्चों याद रखना है, जनरली एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ व्हाट आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. तो इट इज एप्लीकेबल टू only to what solution, aqueous solution. Second, it fails to explain the acidic and basic nature of the substances in solvent other than water. Like example की बात करें, liquid ammonia, liquid SO2 and alcohol. According to this theory, acid is the one which gives H+ ions in aqueous solution, but H+ ions is highly unstable due to the intense electric field. Atomic ionic radius जो है 10⁻⁻15 मीटर है और वो वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बना जाता है, H3O+. तो एक्चुअली में देखने जाए तो H+ जो है वो सोल्यूशन में कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. ये भी तो एक क्या है, ड्रॉबैक है. फोर्थ एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक, it fails to explain the acidic and basic nature of certain substances. Acidic and basic nature of certain substances. Like अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो एग्जाम्पल CO2 है, SO2 है, SO3 है, इसमें कहीं पे भी आपको H दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा है, बट दे आर एसिडिक इन नेचर, जिसको बेटा आर्हेनियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है. अगर हम बात करें MgO की, अमोनिया की, CaO की, तो आपको कहीं पे भी इसमें OH- नहीं दिख रहा होगा, मतलब पानी में डालने के बाद OH- आपको इसमें से दिख ही नहीं रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये तो बेसिस नहीं है, बट दीज आर बेसिक इन नेचर. बेसिक इन नेचर. इनफैक्ट हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वाटर में डालने के बाद क्या होता है इनके साथ, वो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट एक्चुअल में देखने से हम लोग इनको एसिड नहीं बोल सकते, राइट ना. अगर हम लोग किसी को भी बोल दे आर्हेनियस थ्योरी को पढ़ने के बाद और बोले कि CO2 बता एसिड है कि बेस है, तो कंफ्यूज हो जाएगा सामने वाला. वो क्या सोचेगा, अरे यार एसिड होने के लिए तो इसमें H+ होना चाहिए या H तो होना चाहिए तो जाके H+ देगा ना. बात तो एकदम लॉजिकल लग रही है ना. H अगर है ही नहीं तो H+ देगा कैसे, वो तो ऐसे ही सोचेगा लॉजिकली. और सब्सटेंस के अंदर अगर OH ही नहीं है तो OH- देगा कैसे, वो ये सोचेंगे. बट अगर हम लोग चाहे तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसको एक्चुअल में देखने जाए तो एक्सप्लेन किया जा सकता है. अगर मैं बात करूं CO2 की, तो CO2 क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है. नॉन मेटल ऑक्साइड अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या बनता है, एसिड बनता है. अगर पॉसिबल है तो, नहीं पॉसिबल है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा. मैंने P ब्लॉक और NOC इसमें पीरियोडिक टेबल में बताया है. वापस बोलूंगा,
उसी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या बनेगा, एसिड बनेगा। जैसे यहाँ पे +4 है तो यहाँ पे बनेगा H2CO3 जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है वो डेफिनेटली हमको क्या दे सकता है, H+, बट दैट इज आफ्टर द रिएक्शन विद वाटर ना, इसको खुद के अंदर कोई H है क्या, नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे SO2 की, तो SO2 में सल्फर जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वाटर में डालते ही ये बन जाएगा H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है ना। इसमें +4 है, इधर भी +4 ही है। अगर हम बात करें SO3 की, तो SO3 को पानी में डालने के बाद क्या बन जाएगा, H2SO4, क्योंकि यहाँ पे +6 है, यहाँ पे भी +6 होगा। अगर पॉसिबल नहीं है तभी डिसप्रोपोर्शनेशन होगा, वरना सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड बनेगा या बेस बनेगा। तो ये हो गए। इन सब में अगर आप इन सबको पानी में डालोगे तो आपको सब के सब H+ देंगे, मतलब वही हाइड्रोनियम आयंस के फॉर्म में। बट अगर मैं इनको देखूं तो मुझे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। अगर मैं इनकी बात करूं बेसिस की, तो इनके एक्सप्लेनेशन के बेसिस होने का एक्सप्लेनेशन देखिए। MgO की बात करें, वाटर में डालते ही MgO plus H2O will give you MgOH twice, और सबको पता है इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये पानी में डालते ही हमको क्या देगा, OH- देगा। तो ये बेसिक हो गया। दूसरा अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे पानी में डालेंगे, लाइम वाटर, नाम सुना होगा, क्विक लाइम में लाइम वाटर, ये भी क्या हो गया, बेसिक इन नेचर हो गया। अभी अगर हम देखें तो NH3 में तो बच्चों H है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, यार ये तो आराम से H+ देना चाहिए, नहीं देता है ना। बस इसको भी अगर आप पानी में डालेंगे तो ये क्या दे देगा हमको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। क्यों, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, बेसिकली एक बेस है। तो हमारे पास में बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स है। सबसे पहले इट इज एप्लीकेबल ओनली टू एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा, it fails to explain the acidic and basic nature of certain substances or substances in solvent other than water। ठीक है, तो ये कोई सॉल्वेंट हो जाए, H+ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, हाईली अनस्टेबल होता है, इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और हमेशा वो वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। एंड इट आल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक SO2, CO2, SO3। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट हमको इतने सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं नीट और जेईई के लिए, और ये सबको एक्चुअल में एक्सप्लेन किया जा सकता है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, बट उसके लिए हमको ये रिएक्शंस को पता होना जरूरी है। इनको आप डायरेक्टली देख के ऐसा नहीं बोल सकते कि H+ देगा और वो OH- देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट, दिस इज द एंटायर थ्योरी ऑफ व्हाट, Arrhenius theory of acids and bases, or we can say entire concept of Arrhenius theory of acids and bases। मैंने डिटेल में आपको Arrhenius theory of acids and bases समझा दिया है, उसके लिमिटेशन समझा दिए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको हाइड्रोनियम आयन और कौन कौन से टाइप के आयंस बन सकते हैं उन सबके आपको फॉर्मूला लिख के दे दिए। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि वो फॉर्मूलाज आप जरूर याद रख लीजिए, और ये वाले जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं वो जरूर याद रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड थ्योरी, दैट इज Bronsted-Lowry theory of acids and bases, very important, and Lewis theory of acids and bases। आप सोच रहे होंगे सर तीनों थ्योरीज एक ही लेक्चर में सिखा दिया जाता है हमको, तो आप तो एक एक थ्योरी के लिए ऐसा कर रहे हो। तो बच्चों मैं बता दूं, Bronsted-Lowry थ्योरी और लुईस थ्योरी ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और थोड़े मेरे नोट्स जो है वो थोड़े बड़े हैं इनके, तो इसलिए मैं बहुत ही अच्छे से तसल्ली से इनको सिखाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको Bronsted-Lowry थ्योरी और लुईस थ्योरी दोनों के दोनों एक ही लेक्चर में सिखा दूंगा, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और फिर लेक्चर नंबर 4 में ये हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों थ्योरी। लेक्चर नंबर 5 ये थर्ड था, लेक्चर नंबर 4 में जो दो थ्योरी बाकी है वो डिस्कस करेंगे, और लेक्चर नंबर 5 में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज लेक्चर 1 से लगा के 4 तक। तो अभी तक जो 1 से लगा के 4 तक हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 5 में। उसमें आपको दो वर्कशीट मिलेगा, एक होमवर्क और दूसरा होगा क्लास वर्क। उसमें हम लोग लेक्चर नंबर 1 से लगा के लेक्चर नंबर 5 तक के क्वेश्चन, 4 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द रिमेनिंग टू थ्योरीज, दैट इज Bronsted-Lowry theory and Lewis theory. Till then, thank you students, take care.